हेलो एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो लगातार क्यों गिर रहा है, उसके कारण क्या है लगातार गिरने के। काफ़ी सारे रीजंस हैं। मार्केट गिरता है, बढ़ता है, सब चीज़ होती है। न्यूज़ के बेसिस पर गिरता है और फिर संभलता है, फिर ऊपर हायर राइज लगाता है। लेकिन अभी कुछ दिनों से मार्केट काफ़ी निचले स्तर पे हो गया। अगर निफ्टी 50 ही देखा जाए तो निफ्टी ऑलमोस्ट 6 से 7% करेक्शन पे अपने ऑल टाइम हाई से 6-7% निफ्टी 50 है। उसके बाद निफ्टी जो मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप वो भी काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं और काफ़ी हद तक काफ़ी डाउन हो चुके हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, जो ये गिरावट का माहौल हुआ है, उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं। पहले हम ग्लोबल रीजंस की बातचीत करेंगे उसके बारे में। ग्लोबल रीजन में सबसे बड़ी जो मिडिल ईस्ट की टेंशन चल रही है, उस वजह से जो मार्केट है रिएक्ट कर रहा है और जो एफआईज़ हैं वो पैसा इतना नहीं लगा रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ डीआईज़ की, तो डीआईज़ का भी इन्फ्लो नहीं आ रहा है। डीआई का इन्फ्लोज इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो महाराष्ट्र इलेक्शन के पोल्स का वेट कर रही है, उसके बाद ही वहाँ से कुछ इन्फ्लो आएगा। एफआईज़ का इन्फ्लो आ नहीं रहा, डीआईज़ का इतना इन्फ्लो आ ही नहीं रहा। रिटेल इन्वेस्टर्स का भी इंटरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स को तो बस चाहिए भाई मार्केट ऊपर ही जाता है, ऊपर जाएगा जब निवेश कर लेंगे। भाई नीचे जा रहा है हम नहीं निवेश करेंगे, हम तो डर गए। सो ये चीज़ें हैं, मतलब रिटेल भी डरा हुआ है, डीआई वेट एंड वॉच, एफआई पैसा निकाल रहे हैं। एफआई का पैसा निकालने का रीज़न एक यूएस इलेक्शन भी है। यूएस इलेक्शंस में कांटे की टक्कर है और कुछ अनसर्टेनिटी की वजह से भी एफआईज जो है हैवी सेल ऑफ कर रहे हैं। रीज़न ये है कि एफआई का सेल ऑफ, डीआई का इतना इन्फ्लो ना आना, रिटेल इन्वेस्टर्स का का भी मार्केट से इंटरेस्ट का लूज़ करना, ये कुछ रीजंस हैं कि ये गिरावट हो रही है। इसके साथ साथ Q2 के रिजल्ट्स भी कंपनीज़ के अच्छे नहीं आए। काफ़ी मेजर कंपनीज़ हैं जिनके Q2 के रिजल्ट एज़ पर एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्टेशन थी उसको उनसे अकॉर्डिंगली नहीं आए। ये भी एक रीज़न है कि जो मार्केट में स्लो डाउन है। और साथ ही साथ इंडियन रुपी की कमजोरी भी एक कारण है कि भैया जो मार्केट में ये गिरावट है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए 4-5 साल के लिए अपने स्टॉक्स को होल्ड करना चाहते हैं, उससे ज़्यादा टाइम 20-25 साल के लिए, तो बस जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं आपके पास, जिनका बिजनेस अच्छा है, पहली चीज़ जो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस रखते हैं, भले ही वो गिरावट में हो 15-20% में, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेजिंग करिए, आपको लगता है भाई एवरेजिंग करिए, आपको लगता है उनकी सेल्स ग्रोथ अच्छी है, उनके रेवेन्यूज़ में ग्रोथ हो रही है, सेल्स ग्रोथ अच्छी है, रिटर्न इक्विटी अच्छा है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, उनके रिजर्व्स बढ़ रहे हैं साल भर साल, सेल्स बढ़ रही है, आगे फ्यूचर में उनकी डिमांड हो सकती है। कुछ स्टॉक्स तो मैनिपुलेटेड होते हैं कि ना वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बट वो ऊपर भाग रहे हैं और एक बार आपको वो फंसा के बड़ा गंदा फंसाएंगे। कुछ शेयर होते हैं एक बार पॉज लेते हैं, जैसे अभी गिरावट हो रही है तो नीचे जाएंगे 25-30%, लेकिन वो ऊपर भी आएंगे, वो दे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरीके के स्टॉक्स को आपको अभी इस टाइम जो है पिक करना चाहिए। आपके अगर पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स हैं जो 15-20-30% डाउन हो चुके हैं, चेक करिए उनके फंडामेंटल्स चेक करिए, श्योर हो जाइए भाई कि ये कंपनी का बिजनेस अच्छा है, इस कंपनी की सेल्स अच्छी है, इसकी ऑर्डर बुक अच्छी है, थोड़ा यूनिक बिजनेस है, इसमें कॉम्पिटिटर कम है, आगे ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं। इसी तरीके की कंपनीज में देखिए और सोच समझ कर एवरेजिंग करिए। एवरेजिंग भी ऐसे मत करिए, एवरेजिंग भी सोच समझ कर किस स्टॉक में एवरेजिंग करनी है, सारे माइनस और प्लस पॉइंट्स को ध्यान में रखकर। मार्केट रिएक्ट करता है, अभी मार्केट गिरा हुआ है, लेकिन नेगेटिव रीजंस होंगे तो ऊपर भी जाएगा। अभी मार्केट में सब चीज़ अनएक्सपेक्टेड है। अगर एक्सपेक्टेड होता तो मार्केट में पैसा कमाना बहुत ज़्यादा ईजी होता, क्योंकि अनसर्टेनिटीज़ का मार्केट है, अनसर्टेन इवेंट्स, कभी भी भाग जाएगा, कभी भी गिर जाएगा, तो दिस इज़ अनसर्टेन। बट अगर आपके पास फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स होंगे, आज किसी कंपनी की न्यूज़ आई भाई इसको ये ऑर्डर मिला, तो वो शेयर आज नहीं भागेगा, न्यूज़ आ गई, हो सकता है आपको डराएगा, इन ऑपरेटर्स डराएंगे, गिरा देंगे, आप उससे आउट हो जाओगे 5-10 मिनट में।
और पता लगा 1 साल बाद वो 50-60-70% बढ़ गया। मेनली आपको कंपनी की इंफॉर्मेशन, टाइमली इंफॉर्मेशन, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म प्लान्स के बारे में आपको बता रहे हैं जी क्या। एक तो ये है स्टॉक्स की, तो मैंने बता दिया आपको कि स्टॉक्स को आपको किस तरीके से देखना है कि भाई मुझे एवरेजिंग और पैसा कैसे लगाना है मुझे, और जिन स्टॉक्स को सेल करना भाई फंडामेंटल स्टॉक नहीं, भाई सेल कर दो। अगर गिरावट में, अगर लॉस में भी करते हो, अगर बहुत ही फंडामेंटल वीकर स्टॉक, तो मैं समझता हूँ लॉस भी वो कर लो, में कोई बुराई नहीं। यहाँ तो आपकी पूरी कैपिटल उसमें से साफ़ हो जाए, इससे बेटर है कि आप उसको सेल आउट कर दो, तो ज़्यादा बेटर है। किसी के अंदर पोर्टफोलियो में कैंसर पालना ही नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ETFs में निवेश कर सकते हो। काफ़ी मार्केट करेक्ट हो चुका है, तो डिफरेंट इंडेक्स के ETFs हो गए, डिफरेंट सेक्टर्स के, जैसे IT सेक्टर इतना बढ़ा, अभी थोड़ा करेक्शन में होना है। US इलेक्शंस का वेट करना चाहिए, थोड़ा बहुत निवेश उसमें कर लेना चाहिए, दोनों के करीब मुझे लगता है। टॉप से 6-7% IT इंडेक्स भी हो गया है। फिर आपका पावर इंडेक्स CPSE जो सेंट्रल पावर सेक्टर वाला फंड है, वो भी काफ़ी करेक्ट हो चुका है। तो जितने भी जो फंड्स करेक्ट हुए हैं, ETF बेसिकली जो आपके रिस्क को मिनिमाइज़ करते हैं, वो फंड जो आपकी पोर्टफोलियो में, जो आपकी डीमेट अकाउंट के पोर्टफोलियो के अंदर 20 से 25% होने चाहिए ETFs। मुझे लगता है कि वो आपके रिस्क को डाइवर्सिफाई करते हैं। इस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करते हुए, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हुए, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट्स पोर्टफोलियो से निकालते हुए, और डिविडेंड्स तो तो है ही आपकी अर्निंग, वो तो कोई कहीं गई नहीं, चाहे मार्केट गिरे चाहे बढ़े। सो इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो की रिस्क मैनेजमेंट करने का भी टाइम है। किस तरीके से रिस्क असेसमेंट करिए भैया, क्या पोर्टफोलियो में जो मैंने लिया हुआ है कूड़ा करकट उसको हटाइए, और जो गोल्ड है, प्योर गोल्ड, गिरावट में उस प्योर गोल्ड को खरीदिए, और ETFs में भी निवेश करिए। यही मेरा सुझाव है आपको। धन्यवाद।